हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम गद्य खंड के 12th चैप्टर तिरिच, जो कि उदय प्रकाश के द्वारा लिखा गया है, जहाँ पे उन्होंने अपने पिताजी के एक घटना का वर्णन किया है जिसमें उनकी मृत्यु हो जाती है एक तिरिच के काटने की वजह से। तिरिच क्या होता है? तिरिच होता है एक मॉनिटर लिजार्ड। आपने देखा होगा, अगर ना देखा हो तो मैं आपको एक फ़ोटो दिखा देता हूँ उसको। इसे कहते हैं मॉनिटर लिजार्ड यानी कि तिरिच। ठीक है, आप देख सकते हो ये एक छिपकली का ही प्रजाति का एक जानवर होता है जो कि जंगलों में रहता है, दरारों में। जो दरार होते हैं ना, जो खाली स्पेस रहते हैं, वहाँ पे ये रहता है। तो इस वीडियो में हम तिरिच के चैप्टर के कंप्लीट सारांश को, फिर हम इसके सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और फिर हम इसके ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। तो इस कहानी में उदय प्रकाश जी के पिता को आधार लेकर पुराने पीढ़ी के संस्कारों व उनके विश्वासों को, जो अंधविश्वास आप कह सकते हो, जो विश्वास होते हैं, उन्हें बड़ी बारीकी से उभारा गया है। ये कहानी स्टार्ट होती है जब उदय प्रकाश जी के पिता जो थे वो भ्रमण पर गए थे, तो उन्हें तिरिच काट लेता है, यानी कि मॉनिटर लिजार्ड काट लेता है। तो इनके बारे में बहुत ही ज़्यादा भ्रांति है, जो आप देख सकते हो, बहुत सारे ऐसे मान्यता यहाँ पे दिए हुए हैं। तो कहा जाता है कि जब कोई तिरिच काट लेता है तो उस इंसान का बचना बहुत ही कठिन हो जाता है। लेकिन यदि उस तिरिच को उसी समय मार दिया जाता है जिस टाइम वो काटता है, तो उसका जो भीषण प्रभाव होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। और ये भी प्रचलित है कि जो भी व्यक्ति तिरिच को मारता है उसका चित्र उसकी आंखों में उभर आता है। तो जो व्यक्ति तिरिच को यानी कि मॉनिटर लिजार्ड को मारता है, तो जो व्यक्ति उसको मारता है, तो आप देखते हो कि ये भी मान्यता है कि सांप को भी अगर मारने पर जो इंसान उसे मारता है तो उसकी एक फ़ोटो सांप की आंखों में क्लिक हो जाती है। तो उसी तरह से तिरिच के बारे में ये मान्यता दी हुई है यहाँ पे कि उसके बाद उसका जो तिरिच का परिवार होता है वो उसका बदला लेता है उस इंसान से जिन्होंने तिरिच को मारा था। तो तिरिच कितना भयंकर है यह एक तथ्य है, पर सत्य यह है कि आजकल संवेदना शून्य उज्ज्वल उद्दंड नगर का जीवन उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक है। जितना खतरनाक ये तिरिच है उससे ज़्यादा खतरनाक आजकल का जो इस नगर है, ये जो शहर है, वो इससे ज़्यादा खतरनाक है, कई गुना खतरनाक है। विशेषकर उस व्यक्ति के लिए जो सरल, संकोची व अनासक्त होता है। तो जिस तरह के उदय प्रकाश जी के पिता थे उसके बारे में कहा गया है कि विशेषकर उस व्यक्ति के लिए जो सरल, संकोची व अनासक्त होता है। तिरिच एक जंतु है, विषैला भी है, पर शहरी जीवन क्या कम विष भरा है? ये तिरिच कहानीकार के स्वप्न में बार बार आता है। ये जो तिरिच होता है ये कहानीकार के उदय प्रकाश के सपने में बहुत ही बार आता है, उसे आतंकित भी करता है। उसके बारे में कई मान्यताएं हैं। वह तभी काटता है जब कोई उसे आंखें मिला। इसलिए ये भी कहा जाता है कि तिरिच को देखते ही उससे आंखें हटा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आंखें नहीं हटाओगे, अगर आप उसे देखते रहोगे, तो उस केस में वो आपको काट लेगा। आंखें मिली, वह दौड़ा और वो फिर आपको छोड़ेगा नहीं। यानी कि अगर आप देख रहे हो, वो आपको देख लिया, तो वो आपके पीछे पड़ जाएगा और आपको काट के ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप दिया हुआ है, देख सकते हो, यहाँ यह भी ध्वनित है, हम अपनी मान्यताओं से डरे बंधे हैं कि विज्ञान का भी महत्व स्वीकार नहीं करते। तो जो अंधविश्वास होते हैं मुझसे बंधे हुए हैं कि हम जो नई नई चीज़ें, जो विकास हो रहा है, जो विज्ञान जो जिस लेवल पे पहुंच चुका है, उस लेवल पर हम इसकी जानकारी को लेना नहीं चाहते, क्योंकि हम उन मान्यताओं में बंधे हुए हैं। ये भी मान्यता है कि अगर उसको मार दिया जाए तो रात में चंद्रमा की किरणें उसको जीवित कर देती है। आप देख सकते हो कितनी सारी मान्यताएं यहाँ पे दी हुई है, जो आप देख सकते हो, जो कि गांव वगैरह में अभी बहुत सारे जगह पे होते होंगे। पिताजी ने यद्यपि उस तिरिच को मार दिया था, किंतु पिताजी का परंपरागत ढंग से उपचार चलता रहा। उसी दिन पिताजी को शहर जाना था। एक पेशी थी अदालत में। सड़क पर गांव का एक ट्रैक्टर शहर जा रहा था, तो वो उसमें भी बैठ गए, क्योंकि जो इनके पिताजी थे उन्हें जाना था कहाँ? शहर जाना था। क्यों जाना था? क्योंकि वहाँ पे एक पेशी थी उनकी अदालत में। तो पेशी थी अदालत में, इसलिए जाना तो था ही, तो इसी कारण वो गए थे शहर। और शहर कैसे गए थे? तो एक ट्रैक्टर जा रहा था शहर की ओर, तो वो उस पर बैठ गए थे। वहाँ ये भेद खुल गया कि उन्हें तिरिच ने काट लिया है। तो वो जब ट्रैक्टर पे जा रहे थे तो ये भेद खुल गया, यानी कि उन्होंने बता दिया होगा कि उन्हें तिरिच ने काट लिया है। फिर वहाँ उपस्थित पंडित राम अवतार भी थे। उन्होंने बताया कि कभी कभी तिरिच का प्रभाव 24 घंटे के बाद ही होता है। राम अवतार वैद्य भी थे, यानी कि वो डॉक्टर भी थे। बोले, चरक सूत्र में ही विष की औषधि है। धतूरे के बीज से तिरिच का विष काटा जा सकता है। तो जो धतूरे के बीज होते हैं उससे तिरिच का जो विष है उसे काटा जा सकता है, यानी कि उसे उसका प्रभाव जो है वो खत्म किया जा सकता है। वे मिले और उनके माध्यम से पिताजी का उपचार भी हो गया। तो जो राम अवतार जी थे, जो वैद्य थे, उन्होंने उनका उपचार किया। कैसे? तो इन्हें धतूरे के जो बीज होते हैं उनसे उपचार किया। उधर कथाकार को ये पता लगा कि तिरिच का शव वहीं पड़ा होगा और उसकी आंखों में पिताजी का अक्स उतर आया होगा। पिताजी को चाहिए था कि उसकी आंखें कुचल देते,
तो देखो यहाँ पे जो लेखक जी थे, जो उदय प्रकाश जी थे, इन्हें ये पता चलता है कि तिरिच का जो शव है वो उसी जंगल में पड़ा हुआ है। तो ये क्या करते हैं, ये तो देखते हैं कि उनके पिताजी ने उसका सर को नहीं कुचला था, उसकी आँखें को कुचल देनी चाहिए थी, लेकिन आँखों को कुचला नहीं था, क्योंकि मैंने आपको बताया ये धारणा ऑलरेडी पहले से था कि अगर तिरिच की आँखों को कुचला नहीं गया तो उनकी जो आँखें होती है वो जो उसे मारता है उसकी फ़ोटो वो क्लिक कर लेता है, और उसके बाद तिरिच के जो परिवार वाले होते हैं वो उस इंसान को मार देते हैं। तो इसलिए जो उदय प्रकाश जी थे ये अपने कुछ दोस्तों के साथ चले जाते हैं जंगल की ओर, एक बोतल मिट्टी का तेल लेकर, दिया सलाई और डंडा लेकर। तो थोड़ा दूर ढूंढने पे उन्हें मिल जाते हैं तिरिच। तिरिच का जो शव था वो मिल जाता है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसे जला दिया, तिरिच के शव को जला दिया। फिर क्या होता है, शहर में जो उनके पिताजी गए थे, उनके पिताजी की अदालत में पेशी थी, इसलिए वो शहर गए थे। तो शहर में जाते ही उनका जो सर था वो घूमने लगता है, और उसके बाद शहर में उनको बहुत ही अमानवीय व्यवहार झेलना पड़ता है। उन पर पत्थर फेंके जाते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो लड़के होते हैं, वो उन पर पत्थर फेंकते हैं, और इस कारण पत्थर खाने पर वे चल बसे, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ एक चित्र देना पर्याप्त रहेगा। लड़के ने बताया कि लड़के उन्हें बीच बीच में ढेला मार रहे थे, और ये वृद्ध व्यक्ति के प्रति उपेक्षा, तिरस्कार, अपमान, अन्याय और घृणा का परिचायक है। आप देख सकते हो जो उदय प्रकाश के पिताजी थे ये 55 साल के थे, और 55 साल की उम्र में ये जब जा रहे थे शहर, तो जो बच्चे थे, जो लड़के वगैरह थे, ये सारे उन पर पत्थर फेंक रहे थे। तो ये प्रदर्शित करता है, ये शो करता है उन पर उपेक्षा, तिरस्कार और अपमान और अन्याय और घृणा का, ये सारी चीज़ें आपको संकेत करती है कि उन्हें कितना इन चीज़ों का सामना करना पड़ा था। साथ ही हिंसक और आतंकी प्रकृति का भी ये पोषक है। कहानी की घटनाएं प्रतीकात्मक हैं, अंततः उनको पूर्ण विश्वसनीय मानना सहज संभव नहीं होता। बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ आत्मीयता चूक गई है, मानवीय मूल्य मिट गई है, ये ध्वनित होता है। तो जो घटना यहाँ पे हम देख सकते हैं, इससे हमें ये तो पता चल चुका है कि जो शहर होते हैं वहाँ पे जो आत्मीयता चूक गई है, मानवीय मूल्य मिट गए हैं, ये यहाँ पर ध्वनित होता है। यानी कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें शहर की जो एक इस कहानी में जो बताया गया शहर के बारे में, हमें उसकी ध्वनि होती है कि वहाँ पे किस तरह की घटनाएं होती है, जो गांव से शहर की ओर जाते हैं उन्हें कितना प्रॉब्लम होता है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में बताई गई है। ठीक है, तो इस चैप्टर के सारांश को हमने कवर कर लिया। अब हम देखने वाले हैं इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लेखक के पिता के चरित्र का वर्णन अपने शब्दों में करें। तो उदय प्रकाश के पिताजी, जिनका वर्णन इस चैप्टर में किया गया था, जिनकी मृत्यु हो जाती है, कहा तो हो गया कि तिरिच के काटने की वजह से, लेकिन असलियत में किन की वजह से उसकी मृत्यु हुई थी ये भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो लेखक के पिता के चरित्र का वर्णन अपने शब्दों में हमें करना है, कि उनका हमें चरित्र चित्रण करना है। देखो, पिताजी सहज, सरल, संकोची और अंतर्मुख व्यक्ति थे। वे कम बोलते थे तथा गंभीर रहते थे। वो गंभीरता उन्हें एक रहस्यमय व्यक्ति बना देती थी, लेकिन नगर में उनको डर सा लगता था। यही कारण था कि वे शहर जाने से भी कतराया करते थे। भले ही वे सहज, सरल, गंभीर और गवईपन में लिपटे हुए थे, फिर भी अपनी संतान हेतु वे अभयारण्य थे। कहानी में उनका व्यक्तित्व लाचार, दयनीय सा दिखाई देता है। ये भी उनके स्वभाव का ही प्रतिफल है। उन्हें ये पता ही नहीं था कि सहजता, सरलता आज की स्थितियों में भूषण नहीं बल्कि दूषण है। उनके प्रतिरोध करने की शक्ति में अदावत ही थी। साथ ही अपने को उजागर करने की क्षमता का भी सर्वथा अभाव था, यानी कि खुद को एक्सप्रेस भी वो नहीं कर पाते थे। जब वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कार्य करते थे तो उस समय उन्हें बहुत ही अपमानित किया गया, मारा गया। क्या वो उस समय अपना खुलासा नहीं कर सकते थे कि नहीं, क्योंकि वे अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं जानते थे, यथार्थ को स्पष्ट नहीं कर सकते थे। वस्तुतः वे एक ऐसे पात्र थे जिनके माध्यम से कहानीकार ने समाज, बुद्धिजीवी व्यवस्था, न्याय आदि की कलई खोल दी है कि किस तरह से एक सहज और बहुत ही सरल इंसान को किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है। और शहर जाने पर यही कारण है कि बच्चे उन पर पत्थर फेंक रहे थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। और एक और घटना हमने देखा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्हें बहुत ही अपमानित किया गया था। तो इस तरह से अपने पिताजी के माध्यम से कहानीकार ने समाज, बुद्धिजीवी व्यवस्था, न्याय आदि की कलई खोल दी है। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जहाँ पे हमने लेखक के पिताजी का, उदय प्रकाश जी के पिताजी के चरित्र चित्रण को किया। अब हम देखने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन को। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है, तिरिच क्या है, कहानी में यह किसका प्रतीक है। तो मैंने आपको बताया ही तिरिच का मतलब होता है मॉनिटर लिजार्ड, लेकिन आप ऐसे एग्जाम में आंसर कर नहीं सकते कि तिरिच का मतलब होता है मॉनिटर लिजार्ड। तो देखो, यह छिपकली प्रजाति का एक विष भरा लिजार्ड होता है। यह विष खापर भी कहलाता है। इसके साथ रूढ़ियाँ भी चिपकी है। कहानी में ये रूढ़ियों का प्रतीक तो है ही, साथ ही ये आतंक का भी प्रतीक है, जो कि उदय प्रकाश के सपने में भी आता था। लेखक इसे भय खाता है और इसका दंश पिताजी की मृत्यु का कारण बन जाता है। तो क्योंकि तिरिच उन्हें काट लेता है उनके पिताजी को, इस कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो तिरिच क्या था, ये एक छिपकली प्रजाति का एक विष भरा लिजार्ड होता है। ठीक है, और कहानी में ये किसका प्रतीक है, कहानी में ये आतंक का प्रतीक है, कहानी में ये रूढ़ियों का प्रतीक है, तो साथ ही साथ ये आतंक का प्रतीक है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है,
अगर तिरिच को देखो तो उससे कभी आँख मत मिलाओ। आँख मिलते ही वह आदमी की गंध पहचान लेता है और फिर पीछे लग जाता है। फिर आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले, तिरिच पीछे पीछे आता है। क्या यहाँ तिरिच केवल जानवर भर है? यदि नहीं तो उससे आँख क्यों नहीं मिलाना चाहिए? तो ये जो लाइन है, अब हमें बताना है कि ये जो तिरिच है क्या वो मात्र एक जानवर है? अगर ऐसा नहीं है तो उससे हमें आँख क्यों नहीं मिलाना चाहिए? तो देखो, हमारे यहाँ ऐसी अनेक मान्यताएं परंपराएं हैं जिनसे हमारा जीवन बन गया है। हम आज भी उनसे बाहर आने का प्रयास कर नहीं पा रहे हैं। हमारा ज्ञान तक तो बढ़ी है, पर ये 30 रूपी मान्यताएं हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। हमारे पैर आगे बढ़ना चाहते हैं, पर यह स्थिति परंपरा और आधुनिकता का ही टकराव है। यही कारण है कि तिरिच एक प्रतीकात्मक जानवर है जिसके माध्यम से प्रचलित रूढ़ियों, कपोल कथाओं, अंधविश्वास को उजागर किया गया है। जो व्यक्ति उनसे आंखें मिलाता है, अर्थात उन्हें महत्व देता है, वे सब उससे चिपट जाते हैं और पीछा नहीं छोड़ते। तो ये जो चैप्टर था, इस चैप्टर में उदय प्रकाश जी ने बस एक तिरिच के माध्यम से जितने भी अंधविश्वास, जितने भी प्रतीकात्मक जानवर है, जो प्रचलित रूढ़ियाँ होती है उनके बारे में, इन सभी चीज़ों का वर्णन इस चैप्टर में किया। तो ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर में उन्होंने बस एक तिरिच के बारे में बताया, बल्कि इसके साथ ही साथ इन्होंने सारे अंधविश्वास के भी कलई खोल दिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, तिरिच लेखक के सपने में आता था और वो इतनी परिचित आंखों से देखता था कि लेखक अपने आप को रोक नहीं पाता था। यहाँ परिचित आंखों से क्या आशय है? तो यहाँ पे जो लाइन दिया हुआ है, वह इतनी परिचित आंखों से देखता था कि लेखक अपने आप को रोक नहीं पाता था। तो परिचित का क्या मतलब हुआ? तो देखो, परिचित आंखें वे आंखें होती है जो व्यक्ति के विषय में पर्याप्त जानती है, जिससे वे देख रही है। ये बात अलग हो सकता है कि या तो वो उसका शत्रु हो या तो वो उसका मित्र हो, लेकिन उसके बारे में उसे पर्याप्त जानकारी होती है। तिरिच लेखक के सपने में आता था और उसको देखता था परिचित आंखों से। ठीक है, यानी कि वो उसे जानता था। इस तरह से उसकी आंखों में जो चमक थी वो व्यंजित करती थी कि लेखक जो है वो उसका शत्रु है। वो लेखक के विषय में अंततः बाहरी पूर्णतः परिचित है, यानी कि लेखक के बारे में जो तिरिच है उसे अच्छे से परिचित है, वो उसे अच्छे से जानता है। ये एक मान्यता के आधार पर स्पष्ट हो सकता है। तिरिच के विषय में ये मान्यता है कि तिरिच काटने को तभी दौड़ता है जब उससे नज़र मिल जाती है, अतः उसे कभी आंखें नहीं मिलानी चाहिए। वो आंख मिलते ही पीछे लग जाता है और आप पृथ्वी के किसी भी कोने में चल जाओ, जो तिरिच है वो आपकी गंध पहचान जाता है और आपके पीछे पीछे आकर आपको काटता है। अतः लेखक को चाहिए कि उसे कभी आंखें नहीं मिलानी चाहिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कि परिचित आंखों का क्या मतलब हुआ। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, तिरिच को जलाने गए लेखक को पूरा जंगल परिचित लगता है, ऐसा क्यों? तो देखो, मैंने आपको बताया जो ऑथर था यानी कि जो उदय प्रकाश जी थे, ये अपने दोस्त के साथ गए थे तिरिच को जलाने के लिए। तो कहानीकार थानू के साथ तिरिच की शव को जलाने जाता है। उस समय उसको महसूस होता है कि वह उस जंगल को भली प्रकार जानता है। कई बार तिरिच ने स्वर में उसका पीछा किया था और वो उसे बचने हेतु भागा था। लेखक चारों ओर देखता है और सोचता है कि ये वही जगह है, यानी कि स्वप्न में उन्होंने जो कुछ भी देखा था वो उन्हें रियलिटी में वैसा एहसास हो रहा था कि ये वही जगह है। लेखक चारों ओर देखता है, सोचता है ये वही जगह है। उसने थानों को ये भी बताया कि एक संकरा सा नाला उस जगह से कितनी दूर दक्षिण की तरफ बहता है। नाले के ऊपर जहाँ बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, वहीं एक पुराना पेड़ है जिस पर शहद के छत्ते हैं। लगता है वे शताब्दियों पुराने हैं। यहाँ एक भूरे रंग की चट्टान भी है, वो बरसाती पानी में डूबी रहती है और बारिश के बाद जब बाहर आती है तो उसकी ओखों में कीचड़ भर जाता है। चट्टान के ऊपर हरी काय की एक परत सी जम जाती है। उस चट्टान की सबसे ऊपर वाली दरार में तिरिच रहता था, यानी कि स्वप्न में उन्होंने जो कुछ भी देखा था वो उन्हें रियलिटी में एहसास हो रहा था कि जिस जगह पे मैं पहुंचा हूँ, जो जगह में मैं पहुंचा हूँ, इसके बारे में मैं भली प्रकार से हर एक चीज़ जानता हूँ, क्योंकि मैंने स्वप्न में ये सारी चीज़ें देखा था। और वही सारी चीज़ें देखकर इन्हें लगता है कि ये जो जंगल है वो मुझसे परिचित है। ठीक है, पर थानू इसे मात्र कल्पना मान रहा था, क्योंकि स्वप्न दृश्य इतना प्रभावी नहीं हो सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि स्वप्न दृश्य जो होता है वो इतना प्रभावी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए जो थानू था वो भी हम सब की तरह इसे बस एक कल्पना मात्र मान रहा था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि तिरिच को जलाने गए लेखक को पूरा जंगल परिचित क्यों लग रहा था। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इस घटना का संबंध पिताजी से है, मेरे सपने से है और शहर से भी है। शहर के प्रति जो एक जन्मजात भय होता है उससे भी है। यह भय क्यों है? तो शहर के प्रति जो एक भय दिखाया गया है इस चैप्टर में, वो भय क्यों है ये अब हमें बताना है। तो ये तो हमने देख ही लिया कि शहर जब उसके पिताजी जा रहे थे तो उन्हें कितनी अमानवीय घटनाओं का शिकार होना पड़ा था। तो अब हम इसे अच्छे से डिटेल में देखने वाले हैं। तो देखो, पिताजी को शहर भाता नहीं था, इसी कारण वे शहर जाने से कतराते थे, पर इस बार उन्हें जाना ही पड़ा क्योंकि उन्हें अदालत में पेशी देनी थी
और वहाँ जाकर अमानवीय संवेदना हितनात्मक व्यवहार उनके साथ हुआ। उसने शहर की सारी पोल खोल दी थी, सारी अमानवीयता को उजागर कर दिया था। उन पर अत्याचार होते रहे लेकिन लोग तमाशा देख रहे थे। एक भी प्राणी वहाँ मानव नहीं था जो उन्हें बचा सके। सारे बस एक तमाशा की ओर देख रहे थे, तमाशा देख रहे थे। क्या बिगाड़ा था उन्होंने किसी का? इनके जो पिताजी थे वो बहुत ही सरल थे, बहुत ही सहज थे, तो इन्होंने किसी का कुछ बिगाड़ा तो था नहीं। लेखक ने स्वप्न में कई बार तिरिच को देखा था। वो उसका पीछा करता था और उसको भयभीत बना देता था। ये तिरिच आतंक का पर्याय था। ये जो तिरिच है, ये जो मॉनिटर लिजार्ड है, ये एक आतंक का पर्याय था जिसने लेखक को स्वयं ही सताया और शहर में यहाँ आकर पिताजी के पीछे पड़ गया और बेचारा सरल ग्रामीण जीवन से ही हाथ धो बैठा और इनके जो पिताजी थे उनकी मृत्यु हो गई थी। नगर का जीवन ग्रामीण जीवन से नितांत भिन्न होता है, ये तो बिल्कुल अलग होता ही है। उसका मेल गांव के व्यक्ति से हो ही नहीं सकता। यही कारण है कि गांव का व्यक्ति शहर जाने में ही भय का अनुभव करता है। तो ये सारी ऐसे भय होते हैं, ऐसी घटनाएं होती है जिसके कारण जो ग्रामीण होते हैं, जो ग्राम के वासी होते हैं, उन्हें शहर जाने से डर लगता है, वे शहर जाने से कतराते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब 7 नंबर क्वेश्चन है, कहानी में वर्णित शहर के चरित्र से आप कितना सहमत हैं? तो यहाँ पे इस चैप्टर में शहर के बारे में जो निंदनीय बातें कही गई है, इससे हम कितना सहमत है अब हमें ये बताना है। तो देखो, शहर में वैभव तो है नो डाउट, बट इसमें मानवीयता नहीं है, यानी कि ह्यूमैनिटी नहीं है। एक समाचार छपा था, दिल्ली की सड़क पर एक स्कूटर सवार को कार ने कुचल दिया। रात भर उसकी लाश वहीं पड़ी रही, सैकड़ों वाहन वहां से गुजर गए। हो सकता था कि उस समय उसकी सांस भी चल रही होगी, लेकिन वहां कोई उसे बचाने के लिए नहीं आया। यह है शहर का चरित्र। एक महिला ऑटो रिक्शा से स्टेशन जा रही थी। मार्ग में 2 पल्सर सवार आ गए, उसका पर्स छीनने लगे। वो चिल्लाई, लेकिन बड़ी सड़क पर क्या कोई एक भी आदमी नहीं था, एक भी इंसान नहीं था। यह है शहर का एक चित्र। पिताजी के साथ जो भी हुआ वो शहर के चरित्र का ही नमूना था। लड़के ढेले मार रहे थे, मान लिया वो व्यक्ति पागल था, अपराधी था, तो इस प्रकार की अमानवीय सजा क्यों? वहाँ पे पत्थर क्यों फेंके जा रहे थे, उन पर ढेले क्यों फेंके जा रहे थे? क्या वहाँ एक भी मानव नहीं था जो कुछ उन्हें कहता, उन्हें रोकता, उन्हें बचाने की कोशिश करता? शहर में जो कुछ भी हुआ ये एक प्रतीकात्मक घटना है, पर ये घटना ये अवश्य बताती है कि ऐसा ही वहाँ होता है, शायद उससे भी अधिक अमानवीय होता हो। तो ये सारी चीज़ें जो शहर की घटना हुई थी यहाँ पे, जो एक चैप्टर में हमने देखा, तो इस तरह से शहर की जो कल्पना हम कर सकते थे वो हमने किया है क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, लेखक के पिताजी के साथ एक दिक्कत यह भी थी कि गांव या जंगल की पगडंडियां तो उन्हें याद रहती थी, शहर की सड़कों को वे भूल जाते थे। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्या आप सोचते हैं? लिखें। तो इनके जो पिताजी थे, उदय प्रकाश के जो पिताजी थे, ये इन्हें गांव की और जंगल की पगडंडियां तो हमेशा मालूम रहती थी, लेकिन शहर की सड़कों को वे भूल जाते थे। तो इसके पीछे का बेसिक रीज़न क्या था, अब हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखो, आज शहर जो है वो आतंक का पर्याय बन चुका है। आपातकाल में जो बर्बर अत्याचार हुए उनका घटनास्थल नगर ही था, यानी कि शहर ही था। ये कहानी तिरिच के माध्यम से इन दोनों स्थितियों की ओर संकेत करती है। आतंकवादी रूपी तिरिच सबका पीछा कर रहा है, रूपी तिरिच लेखक को भयातुर कर रहा है। नगर में एक विशिष्ट प्रकाश की दूरी का ही परिणाम यह है कि ग्रामीण नगर जाना नहीं चाहते हैं, और इस कारण, यही कारण क्योंकि वे ग्रामीण जो है वो नगर नहीं जाते, वो शहर नहीं जाते, इस कारण उनके सामने नगर की सारी स्थितियाँ स्पष्ट नहीं हो पाती है। गांव में वो पला है, बढ़ा है, वहाँ रमा है, अतः वहाँ की वो एक एक पगडंडियों से परिचित है। क्योंकि अब जो कोई गांव में ही रह रहा है तो उन्हें गांव की हर एक चीज़ों के बारे में पता रहेगा। अगर वो शहर जाएगा, अगर वो रेगुलरली शहर को जाएगा, तब ना उसे शहर के बारे में हर एक चीज़ पता रहेगी। तो यही कारण है कि जो उदय प्रकाश जी के पिताजी थे उन्हें सड़क, शहर के सड़क का मालूम नहीं था। ठीक है, तो यहाँ ये भी दिखाया गया है, हमारी विपत्तियों का कारण बाहर भी होता है और भीतर भी। लेखक के पिताजी का स्वभाव व्यवहार में भी शादी का कारण है। वे कभी शहर गए नहीं थी, पहली बार शहर जा रहे थे, और क्योंकि ये बहुत ही सहज और सरल इंसान थे, और ये सारी चीज़ें इनके लिए भूषण का काम नहीं किया, बल्कि इनके लिए दूषण का काम किया। ठीक है, तो ये रहा हमारा एक कंप्लीट क्वेश्चन। अब हम देखने वाले एक और क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 है, हालांकि थानू कहता है कि अब तो यह तय हो गया कि तिरिच के जहर से कोई नहीं बच सकता। ठीक 24 घंटे बाद उसने अपना करिश्मा दिखाया और पिताजी की मृत्यु हुई। इस अवतरण का अभिप्राय स्पष्ट करें। तो देखो, थानू जो था वो गया था किसके साथ? वो गया था उदय प्रकाश जी के साथ। क्यों गया था? ताकि उस तिरिच को जला सके। तो थानू जो है वो कहता है कि अब तो ये तय हो गया, ये तो स्पष्ट हो गया, तो तिरिच के काटने के 24 घंटे के अंदर अंदर लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इस अवतरण की अभिप्राय अब हमें स्पष्ट करना है। ठीक है, तो देखो, थानू की मान्यता है कि तिरिच का कांटा जीवित नहीं रह सकता। ये एक आम मान्यता है। धतूरे के बीजों का काढ़ा पिलाना भी एक मान्यता है, और उसका भी प्रयोग हुआ पर पिताजी की मृत्यु हो गई।
यदि उसकी समीक्षा की जाए कि प्यासा व्यक्ति पानी नहीं पी नहीं सकता, और जब उन्होंने धतूरे के बीज को लिया होगा तो उनके भीतर उनके अंदर एक आग सी लगा दी गई होगी, और उनका जो सर था इसी कारण बहुत ही घूमने लगा होगा, और क्योंकि आग सी लग रही होगी इस कारण उन्हें प्यास भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा, प्यास लग रहा होगा, और इसी मध्य उन पर लगातार प्रहार भी होते रहे। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों विपत्तियों का उन्हें सामना करना पड़ा था उस टाइम, और यही कारण था कि पानी तो किसी ने उन्हें दिया नहीं और खुश्की बढ़ती गई, अतः उनकी मौत का ये कारण बना। क्या कारण बना? क्योंकि उनके भीतर भी बहुत ही आग जल रही होगी, मतलब प्यास से वो व्याकुल हो चुके होंगे, और साथ ही साथ बाहर से भी उन पर पत्थर का सामना करना पड़ा था। तो यही कारण उनके मौत का बना, लेकिन तेज के कारण नहीं बल्कि प्यास, धतूरे के बीज, पानी के अभाव से सर चकराने के कारण हुई थी उनकी मृत्यु, जिसका उत्तरदायी देश में विकृत मानसिकता और व्यवस्था ही है। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनका मरने का जो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्यास लग चुकी होगी, और क्योंकि उस टाइम उन्हें पानी मिल नहीं पाया तो उनकी मृत्यु हो गई बजाय तेज के काटने से। ठीक है, अब 10 नंबर क्वेश्चन है, लेखक को अब तेरिज का सपना नहीं आता, क्यों? अब स्वप्न नहीं आता तो क्यों नहीं आता? तो ये तो मात्र कल्पना भर होता है, तो ये हम कैसे बता सकते हैं? ठीक है, ये तथ्य नहीं मात्र कल्पना है। स्वप्न के माध्यम से तेरिज का रूप दिखाया गया है जो कि आतंक का प्रतीक है। वह ये मानता है कि मैं विश्वास करना चाहता हूँ कि ये सब सपना है और अभी मैं आंखें खोलूँ और सब ठीक हो जाए। यानी कि लेखक जो है वो ये चाहता है, वो ये मानता है कि काश ऐसा होता कि अभी मैं आंखें खोलूँ और ये सारी घटनाएं जो घटित हुई है, जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा, ये सारे बस एक स्वप्न हो। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। जिस अधर पर स्वप्न की कल्पना की थी वह अधर ही मिट गया, फिर सपना क्या आएगा? साथ ही अब लेखक ये भी जान गया है कि सपने साकार नहीं होते। वह जो कुछ भी कहना चाहता था वह उसने कह दिया, कि फिर स्वप्न में जीकर क्या करे। ठीक है, तो ये रहा हमारा कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। अब हम इसके लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो उदय प्रकाश जी का जन्म हुआ था 1952 में, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पुस्तक नहीं है? तो तिरिच, अरेब फरेब, दरियाई घोड़ा, ये तीनों उदय प्रकाश जी की ही पुस्तक है, और जबकि मालती फूल गई ये उदय प्रकाश की पुस्तक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन है, पिताजी की अवस्था क्या थी? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये 55 वर्ष के थे, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, सुनो कारीगर, कबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, उदय प्रकाश की कैसी कृतियाँ हैं? तो सुनो कारीगर, कबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, ये सारे उदय प्रकाश की कैसी कृतियाँ हैं? तो ये सारे कविता संग्रह हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 5 नंबर क्वेश्चन है, तिरिच लेख का संबंध किससे है? तो जो तिरिच था उन्होंने लेखक के पिताजी को काट लिया था, तो इसलिए इसका संबंध लेखक के पिताजी से है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 6 नंबर क्वेश्चन है, उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? तो उदय प्रकाश जी संडे मेल जो कि नई दिल्ली से प्रकाशित होती थी के सहायक संपादक थे, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 7 नंबर क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग में उदय प्रकाश जी ने क्या किया था? तो यहाँ इन्होंने अध्यापन किया था, यहाँ इन्होंने पढ़ाया था। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 8 नंबर क्वेश्चन है, तिरिच क्या है? तो मैंने आपको बता दिया अच्छे से इमेज फॉर्म में कि तिरिच जो है वो एक मॉनिटर लिजार्ड है। तो ये किस प्रजाति का है? तो ये छिपकली प्रजाति का ही जानवर होता है। ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छिपकली, क्योंकि आपने देखा ही ये छिपकली की तरह ही दिखता है, बस उसका ये बड़ा रूप है। ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब 9 नंबर क्वेश्चन है, तेज किसका पर्याय बनकर उभरा है? तो यहाँ पे हमने देखा था तेज जो है वो आतंक का पर्याय बनकर उभरा है, तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 10 नंबर क्वेश्चन है, पिताजी शहर किस वाहन से गए थे? तो इस चैप्टर में हमने ये भी देख लिया कि जो पिताजी थे वे ट्रैक्टर से गए थे। आपने देखा ही था, मैंने आपको बताया था कि जो ट्रैक्टर था वो शहर की ओर जा रहा था, तो ये ट्रैक्टर पे बैठ गए थे। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अब कुछ और क्वेश्चन है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बट हाँ कभी कभी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, मास्टर नंदलाल किस गांव के निवासी थे? तो नंदलाल जी पलड़ा गांव में रहते थे, तो यानी कि मास्टर नंदलाल जी पलड़ा गांव के निवासी थे। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 12 नंबर क्वेश्चन है, बैंक के पास किस पान वाले की दुकान थी? तो बैंक के पास बुन्नू पान वाले की दुकान थी, यानी कि बैंक के पास जो बुन्नू पान वाला है उसने अपनी दुकान लगाई थी, यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 30 नंबर क्वेश्चन है, थानेदार राघवेंद्र प्रताप सिंह को किस सब्जी से अरुचि थी? तो जैसा कि थानेदार के हम सबको पता है कि हम सबको करेले की सब्जी पसंद नहीं होती है, इसलिए थानेदार राघवेंद्र प्रताप सिंह को
करेले की सब्जी से अरुचि थी, यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 40 नंबर क्वेश्चन है, सरदार सतनाम सिंह ढाबा बंद करके किस फिल्म को देखने चले गए थे? तो सतनाम सिंह जी ढाबा को बंद करके आन मिलो सजना देखने डिलाइट टॉकीज में चले गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 50 नंबर क्वेश्चन है, यह फिल्म किस टॉकीज में चल रही थी? तो आन मिलो सजना जो फिल्म है ये चल रही थी डिलाइट टॉकीज में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 16 नंबर क्वेश्चन है, तिरिच कहानी को किस नाम से जाना जाता है? तो तिरिच कहानी को जाना जाता है जादुई यथार्थ से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखो अब हमने इस चैप्टर के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और साथ ही साथ इस चैप्टर के सारांश आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अब हमने इस चैप्टर के सारांश को भी कवर कर लिया है। और अब इस चैप्टर से आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम गद्यखंड के लास्ट चैप्टर को कवर करने वाले हैं, ठीक है। फिर आपका गद्यखंड पूरी तरीके से कंप्लीट, और इसके बाद हम इसके पद्यखंड को स्टार्ट करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि 31 दिसंबर के पहले 31 दिसंबर तक हम इस कंप्लीट हिंदी के क्रैश कोर्स को कंप्लीट कर दें, ठीक है। तो वो पॉसिबल तब है जब आप हमारे इस वीडियो को रेगुलरली शेयर करते जाओगे। तो वीडियो को शेयर करना है। इसके अलावा मॉडल पेपर के सॉल्यूशंस को मैं अपलोड करने वाला था, लेकिन वैसे कुछ रिस्पांस नहीं आ रहे थे आप सभी के सामने से, तो इसलिए मैंने उसे स्टॉप कर दिया और मैंने हिंदी के क्रैश कोर्स को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको मॉडल पेपर के सॉल्यूशन को चाहिए होगा तो आप लोग वीडियो को जितना हो सके हिंदी के वीडियो को शेयर करना, और अगर आपको हिंदी के क्रैश कोर्स ही चाहिए तो आप इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है। जो भी ज़्यादा जितना अच्छे से आएंगे जिस वीडियो पर, हम उस तरह से अपने वीडियोज़ को शेड्यूल करेंगे, उस तरह से वीडियो को अपलोड करेंगे। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।